हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं प्रश्न तनाव के थ्योरी और प्रूविंग वाले भाग को। यदि आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, अब देखते हैं। पहला हेडिंग आपके स्क्रीन पर है, पृष्ठ तनाव। देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा ये होगी, किसी द्रव के पृष्ठ पर, समझिएगा, किसी किसी द्रव के पृष्ठ पर, ठीक है, किसी द्रव के पृष्ठ पर काल्पनिक रेखा काल्पनिक रेखा रेखा के एकांक लंबाई एकांक लंबाई एकांक लंबाई के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों? पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ या पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं ठीक है बच्चों, फिर समझिए। किसी द्रव के पृष्ठ पर काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई के लंबवत कार्य करने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगर इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला कुछ ऐसे होगा बेटा, T बराबर F/L। देखिए बेटा, एकांक लंबाई, अगर ये एकांक लंबाई हो जाएगा तो F इसके बराबर हो जाएगा। तो F इसके बराबर होगा तो बल को ही तो तनाव कहेंगे। अब देखिए, अगर यहाँ ये देखो बल हो गया, ये लंबाई है, एकांक लंबाई, यह लंबाई हम लिख दे रहे हैं, ये एकांक लंबाई है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टी का मात्रक क्या होता है। टी का मात्रक, देखिए, बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है बेटा। अगर हम बीमा की बात करें, टी का बीमा मतलब बीमीय सूत्र, बल का बीमा होता है M/L/T-2 और L लंबाई का बीमा होता है L। तो बच्चों L से L कट जाएगा, तब क्या आएगा? M/T-2। तो ये है बच्चों, बी में देख लीजिए बच्चों, मेरे पास ये काल्पनिक पृष्ठ है, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ठीक है, जिसमें हमने एक लंबाई खींच दिया है A और B। इसको हम बोलेंगे काल्पनिक रेखा। ये क्या है? काल्पनिक रेखा, ठीक है। अब इसमें बल कार्य करेगा, क्या बल कार्य करेगा? बल। इसके लंबवत क्या कार्य करेगा? बल। अभी किसका पृष्ठ है? ये किसी द्रव का बूंद है, क्या द्रव का पृष्ठ है बेटा, ठीक है। ये क्या है? द्रव का पृष्ठ है कोई, ठीक है, द्रव का पृष्ठ, ठीक है। तो इसके एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब इसके बाद कुछ नोट आइए हम जानते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्या बच्चों? नोट डाल के नोट करिएगा अभी, ठीक है। नोट में ये लिखेंगे, देखिए, पृष्ठ तनाव, जो द्रव का पृष्ठ तनाव होता है ताप बढ़ाने से घटता है, याद रखिएगा। द्रव का पृष्ठ तनाव याद रखिएगा, ताप बढ़ाने से घटता है, ताप बढ़ाने से घटता है, ठीक है, घटता है, ठीक है। नोट नंबर 1। और दूसरा पॉइंट इसका ये है बच्चों, उसको भी आइए हम लोग समझ लेते हैं। इसका मतलब बेटा ये है कि द्रव का जो पृष्ठ तनाव है, द्रव का जो पृष्ठ तनाव है, वो द्रव के प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है, याद रखिएगा।
ये इसका दूसरा पॉइंट है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये है बेटा, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव जितना अधिक होगा ना, वह उतना ही कम पृष्ठ क्षेत्रफल घेरता है। तो यहाँ पर देखिए, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव जितना अधिक होगा, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, अधिक होगा, वह वह उतना ही वह उतनी ही कम क्षेत्रफल लेता है, कम क्षेत्रफल लेता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। इसके बाद हम अगली हेडिंग देखेंगे। चलिए बच्चों, दूसरी हेडिंग है पृष्ठ ऊर्जा। क्या बच्चों? पृष्ठ ऊर्जा, जिसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। ये दूसरी नंबर हेडिंग है। अब देखिए बच्चों, अब इसकी हम परिभाषा को पहले हम देखेंगे। कैसे देखेंगे, उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। हम इसकी डिफिनेशन लिखने चल रहे हैं। देखिए, पृष्ठ पर, समझिएगा मेरी बात, पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं, पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं की, पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा, पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अन्य अणु, मतलब पृष्ठ के अलावा जो अणु होते हैं, अन्य अणुओं के अपेक्षा, अन्य अणुओं के अपेक्षा कुछ अधिक होती है। थोड़ी सी, मतलब कुछ अधिक होती है, कुछ अधिक होती है, कुछ अधिक होती है। समझ गए बेटा? तो याद रखिएगा, तो स्वतंत्र पृष्ठ, तो स्वतंत्र पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित अणुओं के जो कुछ अधिक ऊर्जा होती है, उसी को हम अंतरिक्ष ऊर्जा कहते हैं ना। उपस्थित अणुओं के इसी कुछ अधिक ऊर्जा होती है, जो अधिक, इसी अतिरिक्त ऊर्जा को, अतिरिक्त मतलब जो ज़्यादा होता है, अतिरिक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं बच्चों? पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ ऊर्जा। याद रखिएगा, पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, जो पृष्ठ पे अणु होते हैं उसमें पृष्ठ ऊर्जा क्यों कहते हैं? क्योंकि पृष्ठ की भी ऊर्जा होती है, अणुओं की भी होती है। और जो अंदर अणु होते हैं उसमें पृष्ठ होता नहीं, तो उसमें केवल अणुओं की ही ऊर्जा रहती है। तो याद रखिएगा, पृष्ठ ऊर्जा क्या है कि देखिए, पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अन्य अणुओं की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। तो स्वतंत्र पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित अणुओं की इसी अंतरिक्ष ऊर्जा को पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक काम करिएगा, इसका फार्मूला देख लीजिए ज़रा। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो इसमें फार्मूला हम ये लगाएंगे, कौन सा? W बराबर T इंटू डेल्टा ए, ये फार्मूला होता है। इसका मात्रक वही होगा जूल, और बी में क्या होगा? अगर देखें W का मात्रक की बात करें तो जूल होगा। क्या होगा बच्चों? जूल। ठीक है, और W का बीमा की बात करें तो क्या होगा?
बी में इनका होगा mL²T-2, वही जूल का बीमा हो जाएगा। अगर हम आपको एक नोट बताने जा रहे हैं, नोट बहुत ज़रूरी होता है बेटा, नोट डालिएगा। इस नोट के अंदर एक बात बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिए। देखिए, अगर फिल्म की बात हो, क्या फिल्म या बुलबुले की, बुलबुले याद रखिएगा। ठीक है, में दो पृष्ठ होते हैं, में दो पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? तब इसमें ये फार्मूला आप लगाएंगे पृष्ठ ऊर्जा का, W बराबर T×2ΔA, याद रखिएगा। ठीक है, किसका? फिल्म और बुलबुले। ठीक है, चाहे वो किसके हो, चाहे वो जल के हो, चाहे वो साबुन के हों, याद रखिएगा। दोनों में ये फार्मूला यूज होगा, बस क्या होना चाहिए? बुलबुला या पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, और नोट नंबर 2, ठीक है, अगर बूंद है, जल की बूंद, जल की बूंद, किसकी बात हो रही है? बूंद की, में एक ही पृष्ठ होता है, एक ही पृष्ठ होता है, याद रखिएगा, एक ही पृष्ठ होते हैं। तो बच्चों, जिसमें एक पृष्ठ होते हैं तो उसके लिए फार्मूला ये लगेगा T×ΔA, याद रखिएगा। तो ये फार्मूला लगेगा एक पृष्ठ के लिए। और साबुन और इसके लिए दो पृष्ठ होते हैं, क्या बेटा? जल और साबुन के घोल। ठीक है, जल या साबुन का कोई घोल है और फिल्म बने या तो बुलबुला बने तो उसमें दो पृष्ठ होते हैं, जो कि जल की बूंद के लिए केवल एक पृष्ठ होता है। तो बच्चों, न्यूमेरिकल अगर आप लगाइए तो उसमें देख लीजिएगा कि किसके लिए हमने क्या यूज किया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है तीसरी आपकी स्क्रीन पर, ससंजक और असंजक बल क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए, पहली हेडिंग है ससंजक, ससंजक बल। पहले आइए इसके बारे में देखते हैं, ससंजक बल। तीसरी का पहला है ससंजक बल। तो बच्चों आइए, ससंजक बल क्या कहते हैं? एक ही अणुओं के बीच, समझिएगा, एक ही अणुओं के बीच, एक ही अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को, कार्य करने वाले, कार्य करने वाले आकर्षण बल को, कार्य करने वाले आकर्षण, ठीक है बच्चों, ठीक है, आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण समझिए, उदाहरण, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कांच है, अगर सुनिए मेरी बात समझिएगा, अगर कांच को पाँच जल गीला कर रहा है, यदि कांच के पृष्ठ को जल भिगो रहा है, क्या है? जल चिपक रहा है, जल चिपक रहा है, मेरी बात समझिएगा, चिपक रहा है, तो तो कांच के अणु, तो कांच के अणु और जल के अणु, जल के अणु के बीच कौन सा बल लग रहा है? ससंजक बल रहा, ससंजक बल कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, याद रखिएगा। यदि कांच के पृष्ठ को जल चिपक रहा है, मतलब कांच के पृष्ठ को जल भिगो रहा है, तो बेटा कांच के अणु और जल के अणुओं के बीच ससंजक बल कार्य करेगा। मान लो नहीं भिगो रहा है पाना, जैसे मान लो पारा है, अगर पारे को हम कांच के अणुओं के बीच कांच के पृष्ठ पर गिराएंगे तो उसको नहीं भिगोएगा, गोल बूंद बन जाएगा और हल्का सा कांच टेढ़ा करेंगे पूरा पानी गिर जाएगा।
लेकिन अगर बेटा ससंजक बल कर रहा है, हल्का सा टेढ़ा भी करेंगे तब भी पानी कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा सा चिपका ही रहेगा। उसको आपको एक कपड़े से पोंछना पड़ेगा ताकि वो साफ़ हो जाए। ठीक है, अब ऐसे कपड़े से पोंछना पड़ेगा जिसमें जल के प्रति कांच के प्रति ज़्यादा जल के साथ आसंजक बल लगा सके ताकि वो पानी के कण को वो कपड़ा अपनी ओर आकर्षित कर ले। याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग क्या है, आइए दूसरी हेडिंग भी देख लेते हैं इसी का, असंजक बल। असंजक बल। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, अलग अलग अणुओं के बीच, अलग अलग अणुओं के बीच, अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को, कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों, अलग अलग अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। याद याद रखिएगा। उदाहरण देख लीजिए बच्चों इसका, जैसे ये देखिए, देखिए इसी का उल्टा, यदि कांच के पृष्ठ को जल नहीं चिपक रहा हो, याद ये पूरा यही है, यदि कांच बहुत चिकना हो जाए तो कांच के पृष्ठ में अगर जल नहीं चिपक रहा है तो कांच और जल के अणुओं के बीच असंजक बल कर करेगा। अगर चिपक रहा तो ससंजक बल के कारण चिपक रहा, नहीं चिपक रहा तो असंजक बल कर रहा है। यदि कांच बहुत ज़्यादा चिकना हो जाए तो नहीं चिपकेगा। या तो एक काम करिए, अगर पारा लीजिए आप, यदि कांच कांच और सुनिएगा, यह कांच और पारा के अणुओं के बीच, अणुओं के बीच कौन सा बल कार्य करता है, असंजक बल कार्य करता है। असंजक बल, असंजक बल कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, और पहला उदाहरण था, आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2, जो बच्चों दूसरा उदाहरण है वो क्या है, कांच और पारा के अणुओं के बीच असंजक बल कार्य करता है, समझ गए। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है जल और तेल। तेल होता है बच्चों, जल और तेल के अणुओं के बीच भी, अणुओं के बीच भी असंजक बल कार्य करता है। इसी कारण वो एक दूसरे पे नहीं चिपकते हैं और गोल बूंद बना देते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जिनके जिनके बीच आकर्षित होगा अणुओं का वो असंजक बल कार्य करेगा। जिन जिन अणुओं के जो अलग अलग प्रकार के अणु होते हैं उनके बीच असंजक बल कार्य करता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। बच्चों आइए, अब अगला हेडिंग है स्पर्श कोण। क्या बच्चों, स्पर्श कोण। आइए बच्चों इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखिए, स्पर्श कोण को ही दूसरी भाषा में लोग संपर्क कोण भी कहते हैं, संपर्क कोण। ठीक है, देख लीजिए आपके स्क्रीन पर हेडिंग लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे उसके लिए आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं हम। बहुत ध्यान से समझेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले आप एक बर्तन लीजिए, क्या लीजिए, बर्तन ले लिया। ठीक है, ये मान लीजिए एक बर्तन है। अगर इसमें कोई लिक्विड, हम मेरी बात समझिएगा, इसमें कोई लिक्विड भरा है, क्या लिक्विड, ये लिक्विड क्या है, जल है। क्या है ये, जल है। अगर इसमें कोई कांच की हम छड़ डाल दें, किसकी छड़, कांच की, ये है कांच, क्या बच्चों, कांच, कांच की छड़ है। तो देखेंगे ये जो है कुछ इस प्रकार का चिपक जाएगा, इसमें ऐसा कुछ आकृति बनाएगी, हल्का सा ऐसा भिगोएगी, समझिएगा मेरी बात। ठीक है, ऐसे। तो ये देखिए, ये हल्का सा क्या होगा, इस प्रकार का जो आकृति बनाएगी। तो देखिए ये इसको बोलते हैं हम लोग ठोस व द्रव का स्पर्श बिंदु। क्या है ये बेटा, स्पर्श बिंदु है, ठोस और द्रव का स्पर्श बिंदु है। अगर एक रेखा, देखिए मेरी बात समझिएगा, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। इसको जो स्पर्श हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पर्श बिंदु।
इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्श बिंदु। अब देखिए, अब इसको हो गया, अब इसको हम बोलेंगे द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा। ये क्या है? एक ये स्पर्श रेखा है, इसको हम लोग बोलेंगे द्रव के पृष्ठ पर, क्या? द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा। द्रव के पृष्ठ पर स्पर्श रेखा हो गई। और ये जो है, ये ठोस एक ये रेखा है, समझिएगा। इसको हम बोलेंगे ठोस के पृष्ठ पर, ठोस के पृष्ठ पर, द्रव के अंदर, ठोस के पृष्ठ पर, द्रव के अंदर खींची गई स्पर्श रेखा। तो इनके बीच जो कोण बनता है, उसी कोण को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी कोण को हम लोग बोलते हैं स्पर्श कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्श। देखिए, इनके बीच जो कोण बन रहा है, इसी को हम बोलेंगे स्पर्श कोण। समझ गए बच्चों? स्पर्श कोण क्या है? ये है स्पर्श कोण, ठीक है। अब समझिएगा, अब इससे मान लीजिए ये क्या था? ये जल था। अगर हम इसी के अपोजिट एक और बर्तन लेते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है। अब इस बर्तन में हमने जल की जगह पारा रख दिया। क्या रख दिया? पारा। जैसे देखिएगा, ये है कुछ, इसमें पारा है। क्या? ये पारा, ठीक है। अगर हम इसमें कोई कांच का छड़ लेते हैं, कांच के छड़, ये क्या है? कांच है। क्या? ये कांच है। अब ये देखिएगा, अब इसमें जो पारा होगा वो इस प्रकार की आकृति बनाएगा, झुकी हुई, नीचे झुकी हुई, ऐसे पारा, ऐसे। क्योंकि ठीक बेटा, ये पारा है, क्योंकि बेटा इनके बीच असंजक, देखिए ये सत्संजक बल के कारण होता है। इसमें कौन सा बल कार्य कर रहा है? सत्संजक। इसमें कौन सा करेगा? असंजक बल। तो ये इस प्रकार से है, आकृति बनाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार की। और ये छड़ इसमें डूबी रहेगी, अंदर तक डूबी रहेगी। तो इसमें अगर देखें, एंगल की बात करें हम, तो देखिए ये द्रव के पृष्ठ पर स्पर्श बिंदु ये है, तो इस पर बिंदु से एक खींची गई रेखा और एक इसके लंबवत खींची गई रेखा। इनके बीच जो कोण बन रहा है, ये है स्पर्श कोण। ये 90 से अधिक होगा भाई, समझिएगा, ये 90 से अधिक होगा। अगर 90 से अधिक होगा तो वस्तु को समझ गए, नहीं भिगोएगा, ठीक है। 90 से अधिक है, देख लो, ये कोण हमेशा क्या होगा? 90 से अधिक। अगर 90 से अधिक होगा, 90 से अधिक, तो वस्तु नहीं भीगेगी। याद रखिएगा, वस्तु नहीं भीगेगी। भीगने, समझ गए? भीगेगी, वस्तु नहीं भीगेगी। और ये कोण है 90 से कम, न्यून कोण बेटा, तो वस्तु भीग जाएगी। ये देखो, 90 से अधिक होगा वस्तु नहीं भीगेगी, और 90 से कम होगा तो वस्तु भीग जाएगी। याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? वस्तु भीग जाएगी, वस्तु भीगेगी, क्योंकि बेटा 90 से कम है। तो आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। कैसे लिखेंगे परिभाषा, ज़रा आप लोग समझिए। इसकी परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे, बहुत ही आसान। देखिए, द्रव व ठोस के किसी स्पर्श बिंदु के किसी स्पर्श या संपर्क बिंदु, समझिएगा, ये क्या है? संपर्क बिंदु है। संपर्क बिंदु से द्रव के, देखिए, संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठोस के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, रेखा। याद रखिए बच्चों, ठोस के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच
बनने वाले कोण को, के बीच बनने वाले कोण को, बनने वाले कोण को क्या कहेंगे बेटा? स्पर्श कोण कहेंगे। स्पर्श कोण कहते हैं। यह है परिभाषा बच्चों, समझ गए? स्पर्श कोण कहते हैं या संपर्क कोण भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो को रोककर नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा पारे की छोटी बूंद गोल होती है किंतु बड़ी बूंद चपटी होती है, क्यों? कारण बताना है। देखिए बच्चों, हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं, आंसर लिखने जा रहे हैं इसका। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर समझ लीजिए क्वेश्चन का। ये अगला क्वेश्चन है, उसके बाद वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां समझ लीजिए हेडिंग के बाद। क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन में पढ़िए। कह रहा है पारे की छोटी बूंद गोल होती है किंतु बड़ी बूंद जो होती चपटी होती, क्यों? देखिए बच्चों, किसी किसी जो द्रव होती है, किसी द्रव की जो बूंद होती है, द्रव की बूंद, क्या बेटा? द्रव की बूंद की आकृति जो होती है वो पृष्ठ तनाव, देखिए आकृति जो होती है वो किससे बनती है? पृष्ठ तनाव और पृष्ठ तनाव बल और गुरुत्वीय बल के प्रभाव से बनती है। कि आकृति पृष्ठ तनाव बल होता है एक प्रकार का ना, पृष्ठ तनाव बल तथा गुरुत्वीय बल के प्रभाव से बनती है, तथा गुरुत्वीय बल के प्रभाव से बनती है। गुरुत्वीय बल के प्रभाव से बनती है, समझिएगा ना, प्रभाव से बनती है। देखिए, यदि बूंद छोटी है, बूंद छोटी है तो उसकी गुरुत्वीय बल नगण्य हो जाएगा। नगण्य मतलब शून्य, नगण्य हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हो जाता है। और पृष्ठ तनाव बल के कारण बूंद गोल अवस्था में बन जाती, गोल अवस्था में बन जाती है, समझिएगा, बन जाती है। अब इसके बाद की कहानी समझिए। यदि यहाँ से बेटा, यदि बूंद, क्या? बूंद बड़ी है तो उसकी गुरुत्वीय बल जो नगण्य नहीं होता, बल नगण्य नहीं हो पाता है ना, नहीं हो पाता। इसलिए दोनों बल के कारण, कौन कौन से दोनों बल? पृष्ठ तनाव बल और गुरुत्वीय बल के कारण, इसलिए दोनों बल के कारण बड़ी बूंद चपटी बन जाती है। कैसी बनती है बेटा? चपटी बनती है, चपटी बनती है, क्योंकि बेटा उसमें गुरुत्वीय बल नीचे खींचता है ना, इस वजह से बेटा उसमें चपटी बन जाती है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लें। क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर, पढ़िए क्या कह रहा है। साबुन के दो बुलबुलों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है आपको, R1:R2, इनका अनुपात दिया है 1:4। तो कह रहा अधिक दाबों का अनुपात क्या होगा, मतलब P1:P2, ये पूछ रहा है। तो उसके लिए बच्चों आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। क्या आपने पढ़ा होगा? P = 4T/R, ये होता अधिक दाब का फार्मूला। किसका फार्मूला बेटा? अधिक दाब,
आधिक्य अधिक्य दाब। ठीक है, अब इसमें ये समझिए इसका फार्मूला क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिए कि अगर हम P1 निकालें तो 4T, समझिएगा 4T/R1, एक ही बूंद है ना, साबुन के 2 बुलबुलों की त्रिज्या दिया ना, तो घोल साबुन का तो प्रस्थ तनाव बराबर लगेगा, समीकरण 1। और दूसरे के लिए बेटा P2 बराबर 4T2/R2, भाग दे दो बेटा 1 में 2 का, 1 में 2 का भाग दे दो। आइए बच्चों इधर भाग देते हैं, तो P1/P2 बराबर 4T/R1। जब गुणा करेंगे बेटा ये उल्टा हो जाएगा, R2 ऊपर हो जाएगा, क्योंकि भाई डिवाइड में डिवाइड लगाएंगे तो वो पलट के गुणा कर सकते हैं। 4T से 4T कट गया, 4P1/P2 और आएगा ऊपर क्या, R2/R1। तो बेटा यहाँ मान रख दो, क्या होगा मान, R2 का मान कितना है, देखा जाए R2 का मान 4 है, और बेटा R1 का मान अगर तुलना करें तो 1 आ रहा, रेशियो में कट जाएगा अगर मान, ठीक है। इसे लिख सकते हैं P1/P2 बराबर 4/1। तो ये आंसर आएगा बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है बच्चों। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है प्रस्थ तनाव किन किन बातों पर निर्भर करता है बच्चों। तो आइए आंसर देखते हैं, प्रस्थ तनाव किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे हम आंसर में, पृष्ठ तनाव निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बच्चों, पहला जो है संदूक, समझिएगा संदूषण का प्रभाव, मतलब गंदा है अगर तब क्या होगा, समझिएगा। इसमें आइए समझते हैं कुछ हम बातों को। देखिए बच्चों, इसका मतलब है यदि जल की सतह पर क्या है, धूल या कोई चिकनाई हो, धूल या कोई चिकनाई हो, ठीक है बच्चों, तो इससे जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक है बच्चों। आइए दूसरा समझते हैं। दूसरी हेडिंग ये है, विलेय का प्रभाव। आइए बच्चों इसमें देखते हैं क्या है। इसमें ये है बच्चों, यदि विलेय बहुत घुलनशील है, यदि विलेय बहुत घुलनशील है, ठीक है बच्चों, यदि विलेय बहुत घुलनशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद समझिए, जैसे उदाहरण समझिएगा, जैसे नमक या जल में नमक डालने पर, नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। उसके बाद समझिए, यदि विलेय कम घुलनशील है तो जल का जो है पृष्ठ तनाव तब घट जाता है। ये भी देख लेते हैं इसी में, ठीक है। ये 2 पॉइंट इसी में है। यदि विलेय कम घुलनशील है, क्या बेटा,
कम घुलनशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। समझिएगा बेटा, क्या हो जाता है? घट जाता है। तो होगा क्या? तब द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। जैसे साबुन या फिनॉल, ठीक है बेटा, डालने पर, साबुन या फिनॉल डालने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है बच्चों, ये उदाहरण हो गया 2 जैसे। ठीक है, अब इसके बाद समझिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों, एक 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए त्रिज्या r की एक बूंद को r छोटी छोटी n बूंदों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान जो है 4πt r² n r², जहाँ t पृष्ठ तनाव, ये हमें प्रूव करना है। तो एक काम करिए बच्चों, हम आपको सबसे पहले क्या करने वाले हैं, 2 बूंद मान रहे हैं, एक छोटी एक बड़ी बूंद। ठीक है, कह रहा है कि r त्रिज्या की एक बड़ी बूंद है और छोटी त्रिज्या का जो n बूंद है। सवाल में कह रहा है, देखिए मेरी बात समझिएगा, छोटी जो बूंद है, छोटी बूंद, ठीक है, उसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r, समझिएगा। और जो बड़ी बूंद है, बड़ी बूंद होगा बेटा, बड़े का मात्रा, तो बूंद, इसकी त्रिज्या बड़ा r है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्षेत्रफल की बात करें, हम किसकी बात करें? क्षेत्रफल की। तो कैसे हम निकालेंगे? डेल्टा A बराबर होगा A1 माइनस A2। तो जो छोटी त्रिज्या का क्षेत्रफल होगा वो होगा n बूंद है। ये कितनी बूंद है बेटा? ये n बूंद है और ये एक ही बूंद है। n बूंद से एक बूंद बनाना है, तो n गुणे क्षेत्रफल करिए। देखिए ये कितनी बूंद है? n। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r²। छोटी है तो स्मॉल r। और उसका बड़ा क्षेत्र बड़ा है, A2 मान लो, बड़ा मान लिया हम। बड़े की त्रिज्या कितनी होगी? 4πr² होता है ना बेटा, बूंद क्या होता है? 4πr²। तो एक काम करिए, 4πr² मान लो। ठीक है, इसको तोड़ा, क्योंकि गोले की त्रिज्या क्या होती है बेटा? A1 होगा 4πr², A2 होगा 4π बड़ा r²। तो ये है n 4πr² माइनस A2 का मान कितना है? 4πr²। डेल्टा A आ गया। अगर यहाँ से हम कॉमन करें, क्या डेल्टा ए से यहाँ से हम कॉमन कर लें 4π, क्या कॉमन कर लें बच्चों? 4π कॉमन कर लें तो अंदर आ जाएगा nr² माइनस बड़ा r²। होगा कि नहीं होगा? उसके बाद हमने बताया था बेटा कि किया गया कार्य, करने में आवश्यक ऊर्जा, किया गया कार्य लिखो, चाहे आप लिख दो आवश्यक ऊर्जा। क्या लिख दो बेटा? आवश्यक ऊर्जा। तो उसका फार्मूला क्या होगा? देखिए आइए इधर देख लेते हैं। आवश्यक ऊर्जा का फार्मूला होगा W बराबर क्या होगा? T इंटू डेल्टा ए। यहाँ मान रख दो बच्चों T। डेल्टा ए का मान क्या है? 4π nr², कैपिटल R²। तो बच्चों यही प्रूव करना था, जो कि आ गया है। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।